प्रेयर के लिए तैयार हो जाएंगे सभी। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में। डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। 3 times Om chanting. Om. Om. प्रतिज्ञा दोहराएंगे सभी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभाग्य है। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा। ईश्वर का स्मरण करते हुए और खुद से संकल्प लेते हुए कि आज की कक्षा में आप पूरी एकाग्रता के साथ, स्थिरता के साथ मन से अपने अध्ययन को करेंगे और उसको अपने चित्त में धारण करेंगे। तो दो हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे अच्छे से अपनी आंखों पर धीरे से और धीरे धीरे वापस। स्वागत है सभी का। ठीक है, अभी जो लोग कल क्लास में थे, ठीक है, हैंड रेज करेंगे, मैं पूछूंगी बस, मुझे बताएंगे कि कल क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर किए थे। ठीक है, हैंड रेज करना है, जिनका नाम होंगी वही बताएंगे। मैम आपकी साउंड बहुत स्लो आ रही है। सभी को स्लो आ रही है? नो मैम, सही आ रही है। ठीक है मैम। कल क्या क्या हमने पॉइंट्स कवर किया था, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, हैंड रेज करेंगे। बस नोरा जी और कविता मैम को पता है, बाकी सब पूनम दी, ठीक है, सोनिया जी, ओके। सोनिया जी, आपको जो भी पॉइंट से आता है वो एक बार आप बता देंगे, ठीक है, तो बाकियों का भी रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट में जी बताना है। जी प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति, ये दो मेन पॉइंट्स थे। तो हमने प्राचीन शिक्षा पद्धति कैसी है ये देखा था, और प्राचीन और आधुनिक का कंपैरिजन देखा था। तो मेनली प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमने देखा था कि ये मौखिक थी। इसमें वाद विवाद होते थे गुरु शिष्य के बीच में, और ये शिक्षा जो थी ये निशुल्क रहती थी, और इसमें आचार विचारों का प्रशिक्षण दिया जाता था। और गुरु के पास होके, मतलब जो गुरुकुल परंपरा होती है वैसे वाला जो शिक्षा पद्धति होती है, ये वाली प्राचीन शिक्षा पद्धति थी। और इसको सर्वोत्तम माध्यम बताया जाता है। और अगर कंपैरिजन होता है तो प्राचीन शिक्षा पद्धति में छात्रों की संख्या सीमित थी, तो आधुनिक में अनलिमिटेड होती है। उसके बाद समय का कोई बंधन प्राचीन शिक्षा पद्धति में नहीं रहता था, बट अभी वो बंधन अनिवार्य होता है। और प्राचीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य जो था वो सर्वांगीण विकास के लिए था। अभी आधुनिक के लिए ये व्यवसाय से जुड़ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेन पॉइंट जो भी पॉइंट थे आपने कवर कर दिए हैं। हम आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी जहाँ पे मुझे लगेगी नीड, मैं वापस से उसको रिपीट कर दूंगी। ध्यान से सुनना है, क्लास में इन्वॉल्व होके करना है, ठीक है। जो भी मैं बीच में आपसे पूछती जाऊंगी उसको भी रिप्लाई करते जाना है अच्छे से। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस मैम। ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ।
हमने देखा था कल। प्रथम अध्याय और विषय प्रवेश हमने एक साथ ही देख लिया था, क्योंकि वही चीजें रिपीटेड है तो बार बार उनको पढ़ने की नीड थी नहीं, तो इसलिए मैंने एक साथ उनको कंबाइन कर दिया। प्राचीन शिक्षा पद्धति और आधुनिक, जैसा कि अभी सोनिया जी ने बताया, बहुत ही अच्छे से बताया उन्होंने, सारे मेन पॉइंट्स उन्होंने कवर कर लिए। नेक्स्ट था कि कौन सी जो चीजों पे ज्यादा जोर था, प्रश्नों के पूछने पर या प्रश्नों पे, जो सीखने की ज्यादा टेक्निक्स क्या थी, और रिस्पेक्ट ज्यादा था, सेवा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कल वैल्यू एजुकेशन की, सिर्फ एजुकेशन नहीं देना था, ठीक है, सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करना था, जस्ट उसको क्या करना है, आचार विचार में भी उसको लेकर आना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था, जो सर्वोत्तम साधन था, कि गुरु के साथ रहना। अभी क्या होता है, हम पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, घर आ जाते हैं, ठीक है, उतना हमने सिलेबस कंप्लीट किया, हम आ गए, लेकिन वहां पे था गुरु के साथ रह के सीखना और उनके आचरण को अपने ऊपर अप्लाई करना, ठीक है, उनकी हर चीज को, कब वो उठते थे, कब वो क्या वो करते थे, क्या वो इनटेक, मतलब खाने से लेकर रहने तक उनकी जो ज्ञान था उसको लेना, पूरी तरह अपने आचरण में ढालना। वाद विवाद होते थे। फिर है आपका कि पाठ प्रारंभ से पूर्व क्या होता था, मेन जो अब नहीं होता, हम योग को छोड़ के अगर और सब्जेक्ट में देखते हैं, बस सुबह की प्रेयर होती है, वो असेंबली जब होती है, उसके अलावा कोई भी कक्षा जो शुरू होती है वो प्रार्थना से स्टार्ट नहीं होती। मैम आएंगी, अटेंडेंस से स्टार्ट जरूर हो जाएगी, ठीक है, अटेंडेंस हुई और स्टार्ट हो गई क्लास। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्रार्थना से स्टार्ट होता था। क्यों होता था? कि उसका उत्तम फल, जो हम स्टडी कर रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, उसका जो रिजल्ट है वो ज्यादा अच्छे रहे। शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी, अभी निःशुल्क नहीं है, अभी पेड हो गई है। प्रशिक्षण अधिकतर ज्यादा जो बल था वो मौखिक पर था, कि बार बार पठन करना है और अच्छी स्मरण शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बार बार चीजों को आपको याद करना है और लिखेंगे भी नहीं तो आपके पास वो रिटर्न में तो है नहीं, तो आपको कॉन्शियसली उसको पढ़ना होगा और बार बार उसको रिपीट करना होगा, तो वो मौखिक पद्धति ज्यादा उस टाइम थी। अभी क्या है नेक्स्ट, की शिष्य केवल विषय वस्तु से नहीं, ठीक है, सिर्फ सिलेबस जो था कि फॉर्मेट है इसी को पूरा करना है, उससे नहीं सीखते थे, आचार विचारों से भी प्रशिक्षण ग्रहण करते थे, यानी शिक्षा जो ग्रहण करते थे तो आचार विचारों से भी सीखते थे। लर्निंग जो उनकी थी कि बाहर से, जैसे कहते हम पढ़ते ना, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, तो उसमें भी है कि जो लर्निंग होती है वो सिर्फ हमारे वहां से नहीं होती, कि जो टीचर से सीखते हैं, बाहर से भी होती है। शिष्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल, निरीक्षण, इंस्पेक्शन के थ्रू, प्रदर्शन, ये वर्ड याद रखना, ठीक है, अभ्यास और भूल करो और सीखो की प्रक्रिया का विशेष महत्व था। जो स्टूडेंट के दृष्टिकोण से, मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं करा चुकी हूँ उसको कल। और गुरु का दृष्टिकोण अगर हम देखते हैं तो त्रुटियों को सुधारना, यानी गलतियों को सुधारना और पॉजिटिव काउंसलिंग करना, उनको सकारात्मक परामर्श देना, जहाँ पे वो या तो रुक जा रहे हैं या वो भटक गए हैं तो उनको पॉजिटिव काउंसलिंग देनी है, उनको मोटिवेट करके वापस से सही रास्ते पर लेकर आना। नेक्स्ट था जो इसमें कंपैरिजन करना था, ये भी जरूरी है कि प्राचीन और आधुनिक में क्या फर्क है। तो पहले क्या था कि छात्रों की सीमित संख्या थी, अभी असीमित होती है, ठीक है, 50, 100, 150 क्लासेस सेक्शन बना देते हैं तो ज्यादा स्टूडेंट लिए जा सकते हैं। समय का बंधन नहीं था पहले, जब तक जो चीज सिखानी है वो सीख नहीं जाते तो उसको बार बार कंटिन्यूटी में करते जाते थे। अभी क्या है कि 1 साल का टाइम है, सेमेस्टर का टाइम है, उसको उसी में ही करना है। वर्ण वर्ग विशेष से संबंधित होते थे। हाँ, पहले ये था कि स्पेशल, मतलब वर्ण को देखते हुए, कास्ट को देखते हुए, तो उनके अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी, उन्हीं को लिया जाता था। अभी ऐसा नहीं है, अभी कास्ट कोई मैटर नहीं करता, वर्ण कोई मैटर नहीं करता, आप किसी को भी एडमिशन मिल सकता है। वैचारिक गुणवत्ता का महत्व था, यानी जो क्वालिटीज थी उन पे काम होता है, अभी क्वांटिटी पे काम होता है, यानी अंकों को, मार्कशीट को देखा जाता है, तो ये डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आता है कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी वो क्वालिटेटिव थी कि क्वांटिटेटिव थी, तो आपका वो क्वालिटी पे बिलीव करते थे और अभी क्वांटिटी पे करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, यानी ओवरऑल जो सामाजिक, मानसिक, पूरी तरह आध्यात्मिक, शारीरिक, सब तरह से विकास होना चाहिए था। और अभी क्या है कि व्यवसाय से जुड़ गया है, बस क्या है कि एम्प्लॉयमेंट को देखना है,
अर्निंग को देखना है, सिर्फ उसी के लिए वही टारगेट होता है, एट की जॉब चाहिए। ये हमारा ये कंप्लीट हुआ था। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं द्वितीय अध्याय। काफी चीजें हैं द्वितीय अध्याय में जो कि हमारे योग से रिलेटेड है बहुत सारी। तो इसका जो नाम है, अभी यहाँ तक समझ में आया सभी को? फर्स्ट तक मैंने स्पीड से कराया क्योंकि मैं करा चुकी हूँ उसको, ठीक है? फिर भी एक बार रिकॉल कर लें हम, इसलिए मैंने उसको करा दिया। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। जी मैम। यस ओके, मैम। अभी यहाँ से हम नया स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको अब देखेंगे। द्वितीय अध्याय है योग एवं योगाभ्यास, ठीक है? तो सबसे पहले आता है योग। तो क्या माना जाता था? इसमें दिया गया कि जो योग के बारे में जो भ्रांतियां थी वो क्या थी, योग का मतलब क्या है, योग के कितने अंग। देखो इस बुक में जो दिया है आपको वही सुनना है। मैं बार बार आपको एक चीज बोलती हूँ, आप एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नए लोग हैं उनको बता रही हूँ मैं, तो जो उनको आता है ना वो चीजें अप्लाई ना करें किसी भी सब्जेक्ट में। हट प्रदीपिका पढ़ी है तो उसको वहीं छोड़ देंगे, किरण सहिता पढ़ी है उसको वहीं छोड़ देंगे, ठीक है? चीजों को मिक्सअप नहीं करना है। सब चीजें अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग रखना है। जैसे मिक्सअप कर दोगे तो दिक्कत आ जाएगी। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका आंसर क्या लगाना, और अपने दिमाग से लगाओगे तो वो गलत जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही बनते हैं जो अलग आंसर होते हैं। आपको सेम क्वेश्चन का आंसर तो इजी हो जाएगा ना आपके लिए, वैसे क्वेश्चन क्यों देंगे? तो एक ही क्वेश्चन का आंसर जब 3 बुक में अलग अलग है तो वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। वही टेस्ट होता है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो वो चीज, वो नॉलेज को साइड में रखना है, अलग अलग बुक में क्या लिखा है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे योग को क्या माना जाता था कि ज्ञान का अनुशासन है, कि जो योग है सिर्फ कि जो ज्ञान है उसका अनुशासन करना, उसको फॉलो करना, वही योग है। या फिर मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक है, यानी जो संपत्ति होती है जो कि हमें अपने पुराने लोगों से मिली होती हैं, ठीक है? वो एक तरह की संपत्ति है जो कि हमें ऋषि मुनियों से मिली है। तो उसको मूल्यवान संपत्ति है, उसको रखना संभाल के, वो योग है, ठीक है? लेकिन आजकल जो हम योग को देखते हैं थेरेपी के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। तो इसमें योग का क्या माना गया है कि ज्ञान अनुशासन है या मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक है। अब योग की कुछ भ्रामक धारणाएं भी दी हुई है, अनेक भ्रामक धारणाएं हैं, उनमें से जो मेन इस बुक में दी है उनको देखेंगे। योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, कुछ विशेष लोगों के लिए है। कि इन्होंने ऐसा माना है कि जो नॉर्मल जो लोग होते हैं सभी के लिए नहीं है, कुछ विशेष व्यक्ति होंगे जो कि बहुत ध्यान करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, स्पिरिचुअल टाइप के होंगे, जस्ट उन्हीं के लिए ये है, जो कि सन्यासी टाइप हैं और आश्रम में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, उन्हीं के लिए। ऐसा लोगों की धारणाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये धारणाएं हैं कि क्या उसके बारे में गलत चीजें लोगों के दिमाग में है, या वो क्या उसके बारे में एक्स्ट्रा सोचते हैं जो कि रियलिटी नहीं है। नेक्स्ट है योग अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा है। कि योग से जैसे हम सिद्धियां पढ़ते हैं, अभी क्या हुआ, किसी ने सिद्धियां 2-4 सिद्धियां सुन ली कि योग से ये होता है, ध्रुव तारे पे ध्यान करो तो ये होता है, उड़ान वायु पे ध्यान करो तो ऐसा हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है कि उनको मतलब मिसकंसेप्शंस बन जाते हैं उनके मन में चीजों को लेकर, कि योग से क्या चमत्कार होते हैं। तो ये भी एक धारणा है, गलत धारणा जो बनाई हुई है। योग क्या है? एक रहस्यवाद है, मतलब उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता, या जादू टोना है, या विविध प्रकार की इंद्रिय दमन के समकक्ष है, या इंद्रियों का दमन करने की एक टेक्निक है, कि उसको जो रहस्यमय टेक्निक है उसको बताया नहीं जा सकता। तो ऐसा मानना। या फिर योग एक चिकित्सा पद्धति है, सारे रोग ठीक कर सकती है। तो ये कहना कि योग से सारे रोग ठीक हो जाएंगे, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भी एक क्या है, भ्रामक ये धारणा ही है, लोगों को भ्रमित करने वाली चीज है, ठीक है? होते हैं ठीक, पर ये कहना कि सारे ही ठीक होते हैं, तो ये भी आप पढ़ रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि जो ये आप पढ़ रहे हो योगाभ्यास की अध्यापन विधियां, इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आता है, अगर सारे रोग ठीक कर सकती है क्या ये जो चिकित्सा पद्धति है योग, तो आप करेंगे नहीं, ठीक है? आपने सोचा कि हाँ योग तो सब ठीक कर देता है, आपने ठीक कर दिया, तो ऐसा नहीं है, ध्यान में रखेंगे। योग एक दर्शन है जिसमें विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार होता है।
योग को सिर्फ एक दर्शन माना जाता है कि जिसमें क्या अलग अलग विचार दिए गए हैं और उसमें तत्वों के बारे में, तत्वों का सिद्धांत उनको व्यक्त किया गया है। तो ऐसा कि सिर्फ एक दर्शन है। और दूसरा कि योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है। कुछ लोग बस जानते हैं योग को कि योग कपालभाति होता है, सूर्य नमस्कार होता है, सिर्फ उसका एक अंग जान लिया कि व्यायाम है, उससे पतले हो जाते हैं, मतलब ऐसी धारणाएं बनी होती हैं। बस फैट लॉस हो सकता है उससे, उसको सोचा और करना, वो करते हैं इसी चीज को लेके माइंड में। तो ये इसकी धारणाएं बनी हुई है। यहाँ तक क्लियर है? ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं वैसे कि डिफिकल्ट होता है यहाँ पे। अगर किसी को कुछ लग रहा है तो बता देंगे। क्लियर है? जी मैम। जी मैम। अच्छा ठीक है, आगे। मैम जो सेकंड वाला पॉइंट बताए थे ना वो एक बार और कौन सा वाला? सेकंड पॉइंट इसी में जो भ्रामक धारणाएं हैं सेकंड वाला पढ़े थे। अलौकिक विचारों से? हाँ अच्छा, इसमें था कि योग अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा होता है। यानी अलौकिक जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो देवीय शक्तियां होती हैं, यह चमत्कार उससे होते हैं, ठीक है, ऐसी धारणाएं होती हैं। और जब ध्यान करते हैं ना, तो बहुत ध्यान करते हैं जो लोग, तो उनकी बहुत इंट्यूशंस हाई हो जाती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें। जब आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें अगर आपने पढ़ा भी होगा तो बहुत सारा बताया है उसमें। जब संयम कर लेते हैं धारणा ध्यान समाधि पे, तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, घटित होने लगती हैं, बहुत सारे। तो उसमें फिर लेकिन महर्षि पतंजलि ये भी कहते हैं, तो उसमें भी साधक को नहीं रुकना, ठीक है, वो भी क्या है, बाधक है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि जब वो योग करके क्या होगा कि चमत्कार होने लगेंगे, ऐसा कुछ, तो वो धारणाएं हैं। नेक्स्ट है साहित्य में योग शब्द। अगर साहित्य के अकॉर्डिंग योग शब्द देखें तो उसमें है साध्य और साधन। कि जो योग है, योग की परिभाषा दी है, ये योग के बारे में बताया है यहाँ पे कि जो योग है वो साध्य भी है और वो साधन भी है। कैसे? दोनों रूप में प्रयुक्त है। साध्य मतलब लक्ष्य, ठीक है, जिसको पाना है, और साधन मतलब तरीका। बताएंगे योग के क्या दो अर्थ बताए गए हैं? साध्य और साध्य साधन। और साधन। साध्य साधन। मतलब लक्ष्य। लक्ष्य, ठीक है, एम, जिसको हमें अचीव करना है, योग, ठीक है। और उसका तरीका भी क्या है? साधन। योग ही है, साधन। ठीक है। उसको देखिए, हाँ ठीक है, साधन, साध्य और साधन। पाना भी योग को है, उसका तरीका भी योग ही है, ठीक है। तो ये दोनों शब्दों को व्यक्त करता है, तो आप इस बुक के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे, साध्य और साधन दोनों है, ठीक है। फिर साध्य का मीनिंग आगे देख लेंगे। व्यक्तित्व का समाकलन, इंटीग्रेशन, मतलब पूरी तरह संपूर्ण, ठीक है। और ये ना छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, क्वेश्चन ना ऐसे बनते, ज्यादा बड़ी लाइन होती है ना उससे नहीं बनते। जो छोटी लाइन होती है ना उसमें अर्थ दिया होता है, वैसे क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। जैसे योग शब्द युद्ध धातु से बना है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, पर फिर भी ध्यान रखेंगे, रिपीट भी हो सकते हैं। योग शब्द युद्ध धातु से बना है, और यहाँ जो योग का अर्थ है वो है समाधि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। योगा अभ्यास की जो अध्यापन विद्या बुक है, वहां पे योग का अर्थ माना गया है समाधि। कोई जुड़ना जोड़ना नहीं माना गया, समाधि माना गया है। और समाधि के दो अर्थ दिए हैं, समाकलन और गठन करना। इसके बारे में आगे देखते हैं थोड़ा। बताएंगे योग शब्द का अर्थ क्या दिया है इस बुक में? समाधि। समाधि। समाधि के भी दो अर्थ दिए हैं, क्या दिए हैं? समाकलन और गठन। समाकलन और गठन। समाकलन और ठीक, गठन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। समाकलन के विकास में जो ये जो समाधि बताया था ना कि जो लक्ष्य है वो भी योग है, जो उसको पाना है वो भी क्या तरीका, वो भी योग है। तो योग का जो अर्थ है वो समाधि है, तो हमारा एट द एंड जो हमारा एम हुआ वो यही हुआ, ठीक है। अब इसके विकास करने के लिए, इसको पाने के लिए जो सहायता मतलब जो हेल्पिंग चीजें होती हैं, विविध प्रविधियां युक्त प्रयुक्त की जाती हैं। मतलब इस तक पहुंचने के लिए अपने विकास, जैसे हम लोग हैं, पहले हमें कुछ भी नहीं आता था योग में, तो हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया, छोटे छोटे कोर्सेज किए, वहां से सीखा, हम आसन के बारे में थोड़ा जान पाए, फिर प्राणायाम सीखा, फिर मास्टर्स करी,
तो हमने बहुत सारी चीजें हमें पता चली कि ध्यान भी होता है, धारणा भी होती है, बंद भी होते हैं। जानते तो थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब हमने बुक्स को पढ़ा तो अच्छे से क्लियर हुए कि मुद्राएं क्या है, बंद क्या है। तो वैसे ही क्या है, प्रविधियां मतलब बहुत सारी विविध विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। यौगिक साहित्य में उल्लेख रहता है और संकलित रूप से योग के नाम से निर्देश रहता है। जो यौगिक साहित्य है उसमें जो योग के नाम से बहुत सारी जो वहां पे बहुत सारी अलग अलग विधियाएं दी हुई हैं और उनका निर्देश अलग अलग दिया होता है। कैसे बनती हैं ये विधियां आगे देखेंगे। विविध अभ्यासों को व्यवस्थित कर, मतलब बहुत सारे अभ्यास हैं, ठीक है, उनको व्यवस्थित करना है, उनको क्रम में लगाना है और उन्हें एक अनुशासन का रूप दिया जाता है। जैसे आप एक क्लास डिजाइन करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग, आपको सारे आसन आते हैं, अब ऐसा तो है नहीं आप एक टाइम पे सारे आसन करा देंगे। तो आप अपनी क्लास को व्यवस्थित करते हो। शुरू में आप प्रेयर कराओगे, फिर सूक्ष्म आयाम गर्दन की, हाथों की, फिर धीरे धीरे बैक को थोड़ा ट्विस्टिंग कराओगे, फिर स्टैंडिंग सिटिंग जो भी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे। तो वैसे ही क्या होता है कि जो विविध अभ्यास हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है, उन्हें अनुशासन का रूप दिया जाता है, ठीक है। तब ये पद्धतियां क्या बनती है, योग संप्रदाय, जैसे भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग। तो इसमें बहुत सारी चीजों का समाकलन है, बहुत सारी चीजों को लेकर उन्हें व्यवस्थित रूप दिया हुआ है। तो इन्हीं में से किसी को फॉलो करके क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताएंगे मुझे कि योग संप्रदाय या पद्धतियां कैसे विकसित होती हैं। कोई भी बता देंगे तो सबका रिवीजन हो जाएगा। बताइए। योग विविध संप्रदाय। अभ्यासों, हाँ जी प्लीज। जो विभिन्न जो अभ्यास हैं उनको व्यवस्थित करके और फिर हाँ उन्हें एक अनुशासन का रूप दिया जाता है। हाँ, जैसे महर्षि पतंजलि जी ने बोला अथ योगा अनुशासन, ऐसा नहीं कि उन्होंने नया कुछ दिया था, जो पहले से दिया गया है अब उसका अनुशासन शुरू होता है, ठीक है। उसको अनुशासन से अब फॉलो करना है। तो वही कि जो भी विविध अलग अलग आसन हैं उनको व्यवस्थित रूप में और एक अनुशासन का रूप दिया जाता है, तो वो योग संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। कि जैसे एग्जाम्पल दे दिया है, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, ज्ञान योग, लय योग, नाद योग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब योग का लक्ष्य क्या है, ठीक है। अब याद रखना ये दो ही लक्ष्य यहाँ पे जो है, ये एक ही लक्ष्य वैसे मेन है ये। चित्त वृत्तियों के नियमन। चित्त वृत्तियां, अच्छा वृत्ति क्या होती है, एनीवन पढ़ लिया आपने पतंजलि योग सूत्र ना, वृत्ति पता होगी, वृत्ति क्या होती है। विषय, विषय, विषय वृत्ति। और थोड़ा सा। मैम जिसको हम सोचते हैं। जिसको आप सोचते हैं, ओके। और थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक जा रहे हो। अगर आप पर्टिकुलर बुक की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या रहेगा फिर। वृत्ति कोई 5 और भी। प्रकार की होती है। विचार, मन की चंचलता। विचार, मन की चंचलता, ओके। और विचार, विचार, और सांसारिक विचार जो मन में उत्पन्न होते हैं। सांसारिक विचार। मैम चित्त की वृत्तियां बोलेंगे, हमारे मन में बहुत प्रकार के विचार आते जाते रहते हैं, तो वो चेंज होते रहते हैं, वही चित्त की वृत्तियां। ओके। सब और भी कोई बोलना चाहेगा प्लीज बोल देंगे फिर, ये मत बोलना। पतंजलि के हाँ अनुसार जो वृत्तियां बताई गई 5 तरह की बताई गई है ना। हाँ, वो 5 टाइप से, लेकिन वृत्ति होती क्या है। वृत्ति वृत्ति हमारे को जो मन में विचार, नियमित अनुसार से हाँ नियमित जी। अनुसार देखिए से उनको लागू वृत्तियां करना है। जो होती हैं 2 तरह की, एक तरह की मानी जाती हैं। एक नेगेटिव हम्म। वृत्तियां भी होती हैं, पॉजिटिव वृत्तियां भी होती हैं। तो जो हमारे हाँ विचार ठीक। होते हैं, हाँ, हम्म। हम्म। तो हमारे मन में नेगेटिव भी उठने आते वाले हैं। विचार को वृत्तियां बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की। अब मैं थोड़ी सी कोशिश कर लेती हूँ। वृत्ति होती है विषयों के आकार में आकारित हो जाना, ठीक है। जैसे विषय है, जैसा आपकी सेंस, जो सेंसेस होते हैं, ठीक है, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उन्होंने देखा, उसी के आकार में आकारित हो गया आपका मन, ठीक है, वैसा ही वो करने लगा। तो वो होता है, ये डेफिनेशन, ठीक है, पूछ सकते हैं आपको इंटरव्यू में, ध्यान रखना है इसको। वृत्ति होती क्या है, आप बोलेंगे चित्त वृत्ति, ठीक है। आपने कुछ बता दिया कि कोई सूत्र सुनाओ, तो आपने सुना दिया, ठीक है। तो फिर पूछेंगे वृत्ति क्या है। अब वृत्ति पता है, हाँ 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट अक्लिष्ट भी होती हैं,
दोनों क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो होती हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे, पर वृत्ति होती क्या है ना? क्या होती है बताएंगे अभी? विषयों के आकार में आकारित हो जाना। आकारित हो जाना, ठीक है, जैसा विषय है वैसा ही आकार ले लेना, ठीक है, वो होती है वृत्ति। मैम और वृत्ति इसका मतलब कितनी भी हो सकती है। हाँ जी, जैसे ये तो बुक की लैंग्वेज हो गई, हाँ तो जी, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे इसको? हाँ, तो जैसा आप मन की चंचलता, ओके मैम। ठीक है, मन उस तरफ ही भागता है जिस तरफ आपके सेंसेस भागते हैं, ठीक है, मन की चंचलता आप ले सकते हैं, ठीक है, कि जिधर भी मन भागा उधर भी आपकी क्या है, सेंसेस आपकी खुशबू आपको कहीं से आई खाने की, तो आपका मन उस तरफ गया, आपने कुछ अच्छा देखा जो आपको पसंद है, ठीक है, उस तरफ मन चला गया, तो वही वृत्ति है कि जैसा आपकी सेंसेस देख रहे हैं, जो सुनना है आपको, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपने कोई अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लिया, आपका मन उस तरफ चला गया, बात वही है, ठीक है, मन की चंचलता। लेकिन आप तो देखो, आप क्या है कि मास्टर्स आप कर रहे हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर पता होना चाहिए, है ना? वो तो आपको सब पता, सबको है, लेकिन उसको पर्टिकुलर आप क्या बोलेंगे, ठीक है, विषयों के आकार में आकारित हो जाना। चलिए, इसका लक्ष्य क्या है? चित्त वृत्तियों के नियमन, ठीक है, जो वृत्तियां हैं उनका नियमन करना, ठीक है, उनको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। अत्युच्च स्तर का समाकलन, ठीक है, ऊंचे स्तर का उसको समाकलन करना, नियोजन करना, ठीक है, तो वो क्या होता है? योग। यानी समाधि क्या होती है? जब पूरी तरीके से जो संस्कार होते हैं, ठीक है, उनका रुक जाना और वृत्तियों का क्या हो जाना है? अपने में लीन हो जाना, ठीक है, समाप्त तो नहीं हो सकती, विषयों को अपने में ही उनका लय हो जाना, तो ये योग का लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग है चित्तवृत्तियों का नियमन। अब यहाँ के पे देखना है आपको कि जो यौगिक अभ्यास है वो कितने लिए गए हैं, कितने वर्गों में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। समस्त यौगिक अभ्यासों को इस प्रकार वर्गीकृत किया है, मतलब इस बुक के अकॉर्डिंग जो यौगिक अभ्यास है वो 6 प्रकार के बताएं। कितने प्रकार के हैं? 6। 6 प्रकार। 6 प्रकार। 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं देख लेंगे। आसन, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस जैसे लिखा है वैसे ही पढ़ना है। प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान, और फिर है अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। फिर से मैं बोल रही हूँ, आप अपने मन में बोलते जाइए इसको देखकर। आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अब आप बोलेंगे क्रिया तो पहले आनी चाहिए, ठीक है, और ये अभिवृत्ति प्रशिक्षण जब आप देखेंगे तो ये भी आपको लगेगा पहले आना चाहिए, लेकिन मैं आपको पहले ही बार बार बोल रही हूँ कि जो इसमें दिया है आपको वही पढ़ना है। जो पहले आपने हठ प्रदीपिका में सीक्वेंस से पढ़ी है चीजें, तो वैसे आपको नहीं देखना, ऐसे ही जैसे इसमें लिखा है एज इट इज याद कर लेना बस, क्योंकि ज्यादा हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, जैसा बुक में कह दिया वो बिल्कुल सही कह दिया, आपको वैसे ही ध्यान रखना है। आसन देख लेते हैं, आसन से क्वेश्चन अभी आया हुआ है पहले। भावना मैम, जी ये जी 6 वाला पॉइंट का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास ये मतलब? मैं देख के बताऊंगी क्योंकि अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ तो मैंने इंग्लिश में देखा नहीं है। ओके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, ओके ओके मैम, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। आसन, फर्स्ट है आसन, ठीक है, शरीर स्थितियों के विशेष प्रकार, यानी जो शरीर की स्थितियां होती हैं उसके जो एक विशेष प्रकार होते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं किया गया है कि कौन से आसन है या उनके नाम है, मतलब आसनों की कैटेगरी तो दी है कि कौन कौन से प्रकार के आसन होते हैं, लेकिन आसन के नाम मेंशन नहीं किए गए हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं बताया गया है कि 4 आसन 10 आसन, कोई संख्या नहीं है, विशेष प्रकार बता दिए कि बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं शरीर की स्थिति के, तो वही आसन है। मन और शरीर को स्थिर खिंचाव द्वारा स्थैर्य प्रदान करना, यानी जो आसन करते हैं उससे क्या होता है, मन में भी, जिसे हम साइकोसोमैटिक बोलते हैं, ठीक है, मन मनोकायिक, ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि इसमें मन और शरीर दोनों पे खिंचाव जाता है, उससे स्थिरता आती है, तो आसन क्या करते हैं, स्थिरता प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि जो न्यूरोमस्कुलर टोन इम्पल्सेस हैं वो क्या, मतलब किसके द्वारा होती हैं, आसन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, या बंध या क्रियाएं, तो किसके द्वारा होती हैं? आसन।
आसन। ठीक है, आसन। ऐसे याद रखना है। देखिए इस बुक में ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, आता जरूर है लेकिन, तो यहाँ से आया हुआ है तो ये आ भी सकता है, इसके चांसेस लो भी रह सकते हैं, पर अब पढ़ लेंगे। ये पेशी है, हिंदी में है पेशीय तंत्रिका तान, जो कि पेशी है और तंत्रिका है, उनमें जो टोन होता है वो किसके द्वारा होता है, क्या आप एक्शन करेंगे, क्या परफॉर्म करेंगे, किससे होगा, तो वो आसन से होगा। अब है आसन करने के 2 सिद्धांत बताए हैं, ये याद रखना, ठीक है, आसन के 2 सिद्धांत। अच्छा बताइए, यौगिक अभ्यास कितने प्रकार के बताए हैं इस बुक में? 6 प्रकार। 6 प्रकार के। प्रकार के, ठीक है। 6 और आसन के कितने सिद्धांत बताए हैं? 2 2 2। स्थिरता और सुख, ये किस में बताया गया ये वाला सूत्र? पतंजलि में। जी, पतंजलि योग सूत्र। याद है किसी को? स्थिर सुख सुखम स्थिर सुखम सुखम आसनम। आसन। जी, वहीं से याद रखना बस, ठीक है। 2 बताए गए हैं, उसी सूत्र से आपको याद हो जाएगा। जिनको सूत्र याद है उनको तो कोई समस्या ही नहीं है। मैंने बताया था मनोकायिक, ठीक है, साइकोसोमैटिक यानी मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालते हैं। आसन के बारे में कुछ और चीजें बताई हैं कि सुखद अवधि तक बनाए रहना। देखिए इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि कब तक बनाए रहना है, सीधा बोल दिया कि सुखद अवधि। अब बोले आपको क्वेश्चन आ जाए कि 6 घंटे करना है या 7 घंटे या जो भी, 2, 1, 2.5, तो आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, आपको सुखद अवधि तक बोला गया है कि जब तक सुख की अनुभूति हो तब तक उसको करना है और बिना झटके के करना है। आसन में शांति, थकान नहीं आनी चाहिए। जब आसन किया जा रहा है उसमें अगर थकान होने लगे तब उसको छोड़ देना है, क्योंकि पहले ही बोल दिया जब तक सुख की अनुभूति हो तब तक करना है। क्लियर है आसन के बारे में चीजें? यस मैम। ठीक है जी। नेक्स्ट है आसन। अब आसन की ना कैटेगरी, तो इसे मुझे बताइए आसन के सिद्धांत कितने बताए थे? 2 कौन कौन से? स्थिरता और सुख। स्थिर और सुख। स्थिर और सुख, ठीक है। अब आसन के जो टाइप्स बताए, ठीक है, वर्गी, उसकी कैटेगरी बताई है कि आसन किस किस तरीके के होते हैं। आप खुद जानते हैं, जब आप क्लास लेते हो तो आपको पता है कि हम कुछ बैलेंसिंग आसन कराते हैं, रिलैक्स वाले भी कराते हैं, डायनेमिक मूवमेंट भी कराते हैं, तो सारी चीजें पता सबको है, बस इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग देख लेना है। 3 प्रकार के बताए हैं। ध्यान धारणात्मक आसन, ठीक है, ध्यान वाले होते हैं जो मेडिटेटिव पोस्चर होते हैं। संवर्धनात्मक जो होते हैं जिसमें कि डायनेमिक मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। स्थिरात्मक होते हैं जो कि विश्रामात्मक कहे जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी हैं, इनको देख लीजिए। सबसे पहला है ध्यान वाला यानी मेडिटेटिव जो पोस्चर्स होते हैं। सबसे इनकी आप जानते हैं क्योंकि ध्यान हम बैठकर करते हैं, तो ये आसन भी बैठकर ही लगाए जाते हैं। उनसे शरीर स्थिर और सुखद स्थिति में रहता है, ठीक है। वो आसन जो बताए गए हैं जो कि ध्यान वाले हैं, तो उनमें क्या होता है कि सुखद, हाँ जो बिगनर है उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि पद्मासन उनको दिक्कत दे, थोड़ा पैरों में क्या हो जाता है कि मतलब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो दिक्कत आ जाती है थोड़ी, लेकिन जो प्रैक्टिसनर होते हैं ना उनके लिए वो स्थिर होते हैं और सुखद आसन होते हैं। नेक्स्ट है सिर, ग्रीवा और धड़ सीधा रखना। आपका जो सिर है, हेड है, आपकी जो नेक है और आपका जो शरीर है, बॉडी, उसको बिल्कुल सीधा रखते हैं। तो ये आप बोलते भी हैं क्लास शुरू करने से पहले कि शरीर और गर्दन को सीधा रखना है, वही बोला गया है। हाथ और पैरों के विविध विन्यासों से विभिन्न ध्यान धारणात्मक आसन किए जाते हैं। विन्यास होता है मतलब एक ग्रुप होता है, ठीक है। जैसे हमारी मुद्राओं की हम बात करें तो बहुत सारी मुद्राएं हैं। अगर हम पैरों की बात करें पोजीशन की तो बहुत सारे आसन हैं ध्यान वाले, पद्मासन है, सुखासन है, अर्ध पद्मासन है। तो उन ग्रुप्स में से जो भी हम कोई एक परफॉर्म करते हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन कोई भी हम एक चूज कर लेते हैं और उसमें ध्यान करते हैं, तो वो बोला विन्यास, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो ग्रुप है उसमें से कुछ सेलेक्ट करके जब हम बैठ जाते हैं उसमें ध्यान करना। अब है संवर्धनात्मक आसन, जिसमें कि मूवमेंट होता रहता है, जो खिंचाव देते हैं शरीर को, तो खिंचाव होता है इसमें। ये मैंने पहले भी इसको आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? संवर्धनात्मक होता है संवर्धनात्मक मूवमेंट, मेरे को पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा। जब इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश में याद रहता है, मुझे हिंदी पूरा याद आ रहा है,
तो मैं देख के बता दूंगी, ठीक है? मैं आपको लिख दूंगी साइड में, जो मैं नोट्स दूंगी ना इसमें लिख दूंगी, ठीक है? ओके। ओके मैम। हाँ ठीक है। खिंचाव होता है इनसे, और पेशियों में स्वस्थ स्थान यानी टोन देते हैं, जो मसल्स होती है उनको टोन करते हैं। रीढ़ में लचीलापन यानी जो बैक होती है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं, और पीठ एवं मेरुदंड की पेशियों को बल मिलता है, यानी जो हमारी बैक है, स्पाइन है, उनको स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है, उनकी मसल्स को। वे शरीर अंतर्गत पक्ष को और ओद्रिक मर्मांगों को, ओद्रिक मर्मांग होते हैं लेकिन जो अंदर की साइड पे जो मर्म मर्म पढ़े हैं आपने, कितने मर्म होते हैं? 18। 18। 18 नहीं मर्म तो नहीं, 18 आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 107। जी 107 मर्म जो होते हैं बॉडी में, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 107 बताए गए हैं, ठीक है? तो वो जो क्या होता है ना कि जैसे एक्यूप्रेशर करते हैं, एक्यूपंचर करते हैं, या मर्म थेरेपी हम लेते हैं ना, तो पर्टिकुलर जो हमारे बॉडी पे ना पॉइंट्स पे दबाव डालते हैं। तो आसन से भी क्या होता है ना, हमारे जैसे हम पेट वाले भुजंग वाले आसन, भुजंग आसन ले लो आप, या धनुरासन ले लो, तो लोअर एब्डोमेन में ना हमारा वस्ती मर्म होता है। तो जब आप आसन करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो मर्म पे प्रेशर जाएगा ही जाएगा, ठीक है? हमारे हाथ में बहुत सारे मर्म, कूट पर मर्म होता है, छिपर मर्म, बहुत सारे मर्म होते हैं, ठीक है? बॉडी में, पूरी बॉडी में होता है। तो जब आप आसन करते हैं तो मर्म पे भी प्रेशर जाता है, तो उनको उद्दीप्त करना यानी उनकी जो कार्यशीलता है उसको बढ़ा देता है वो, ठीक है? उनको उद्दीप्त कर देता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे मर्म मर्म भी जो यानी होते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट। हाँ एक्यूप्रेशर तो देखो, मर्म तो सबसे पहले मर्म से निकला है एक्यूप्रेशर भी, ठीक है? मर्म आयुर्वेद में बहुत पुराना है, उसके बाद ये एक्यूप्रेशर जो थेरेपी और ये सारी आई है, एक्यूपंक्चर। मैम सबसे पहले मर्म मर्म चिकित्सा अलग में होती है ना, मर्म थेरेपी अलग जी होती है। जी जी। मैम मेरा कहने का मतलब है मर्म थेरेपी अलग होती है ना। हाँ वो अलग होती है, उसमें क्या है, ऑयल से मसाज करके या प्रेस करने के भी उसके तरीके हैं। ऑयल हो सकता है, लेप हो सकता है, उसपे अग्निकर्म भी किया जा सकता है। आपके अगर आपके सिलेबस में होगा तो आपने उसको पढ़ा होगा। मर्म अलग अलग मर्म का ना, ऑयलिंग भी, अरोमा थेरेपी भी है, होती है, उसमें आप प्रेस भी कर सकते हैं, उसमें मसाज भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें अलग थेरेपी होती है। अग्निकर्म बहुत ज्यादा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे मर्म ऐसे हैं जिन पे अवॉइड भी किया गया है अग्निकर्म। काफी जगह काफी मर्म पे अग्निकर्म को मेंशन किया गया है, और जो में आयुर्वेद को जानते हैं ना वो करते भी हैं अग्निकर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक्यूप्रेशर जो होता है वो प्रॉपर, बस उसमें क्या होता है, हम जिमी की हेल्प से या अंगूठे से या हाथों से बस प्रेस करते हैं उसको, लेकिन वहां पे ऑयलिंग भी की, उसमें जो मर्म थेरेपी में बहुत सारी अलग अलग चीजें अप्लाई होती हैं। बैठकर, लेटकर और खड़ी स्थिति में करने के अगिनत आसन है। देखिए उसको बताया था, ध्यान वाला जो आसन हमने पढ़ा था, ध्यानात्मक आसन, बैठकर। लेकिन ये वाला जो आसन है संवर्धनात्मक, इसको बैठकर भी किया जा सकता है, लेटकर भी, और खड़े होकर भी किया जा सकता है। तो इसको किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। शिथिलात्मक आसन जो होते हैं, यानी रिलैक्सेटिव जो पोस्चर होते हैं, आसन संख्या में कम है, ये ना संख्या में कम होते हैं, मतलब इन आसनों की जो संख्या है ना कम है। बाकी जो संवर्धनात्मक है वो ज्यादा है, ठीक है, ध्यानात्मक भी है, लेकिन इनकी संख्या थोड़ी कम है। और ये लेट कर किए जाते हैं। विश्राम हेतु बताएंगे शिथिलात्मक आसन के नाम बताइए कुछ, जो रिलैक्सेटिव पोस्चर होते हैं। शवासन हो जाएगा। मैम आपको शवासन शवासन नहीं आता है? बाल आसन हो जाएगा। मकर आसन हो गया है ना। मकर जी आसन हो जाएगा जी। जी। तो ये संख्या में बहुत कम है, और ये लेट कर ही किए जाते हैं, क्योंकि विश्राम आप करेंगे तो लेट कर। अन्य अभ्यासों के लिए पर्याप्त। हाँ ये है कि इसकी एक खास बात है कि जब जैसे कई तरह बहुत सारे ऐसी वो है, मतलब टेक्निक है, अलग अलग आजकल चल रहे हैं योग, तो उसमें शुरू में ना रिलैक्स से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है कि आप अगर शाम को योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में तो चलो ठीक है, आप सुबह में सोकर उठे हैं तो फ्रेश है, थोड़ा थकान कम है। बट कई बार क्या होता है कि शाम को जब आप करते हैं तो पूरे दिन आप काम करके आए तो एनर्जी थोड़ी लो हो जाती है। तो इसको क्या है, पृष्ठभूमि तैयार करता है। मतलब जब अगर हम शुरू में रिलैक्स करा देते हैं तो एक जो बॉडी है वो रीएनर्जाइज होती है थोड़ी, तो ये पृष्ठभूमि तैयार कर देता है आगे के आसनों के लिए। ऐसा ये बताया मैम गया। शुरू में थोड़ी कराए जाते हैं।
नहीं, अगर शिवानंदा योगा स्टाइल आप देखेंगे ना, शव आसन से शुरू किया जाता है, शव आसन। ठीक है, आप देखो उसको एक बार यूट्यूब सर्च करना। शव ओके आसन से शुरू करेंगे, कपालभाति कराएंगे, अनुलोम विलोम कराएंगे, देन आगे कराएंगे चीजें। तो ये ना क्या करते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, एक एनवायरनमेंट तैयार कर देते हैं बॉडी का आगे के लिए। ठीक है, क्लियर? जी जी मैम जी। जी, ओके। अब आते हैं प्राणायाम। आसन, ये यहाँ तक आसन हमने पढ़ा। ठीक है, आसन के टाइप्स पढ़े और आसन कितने सिद्धांत दिए गए हैं वो पढ़े, और आसन के फायदे क्या हो सकते हैं वो भी हमने देखा। आगे है प्राणायाम। प्राणायाम तक हम पढ़ेंगे आज, फिर आगे की चीजें कल देखेंगे। प्राणायाम स्वायत्त नाड़ी आवेग यानी ऑटोनोमस नर्व इम्पल्सेस, ठीक है, कि जो प्रवाह के मार्गों में से एक, मतलब जो ऑटोनोमस नर्व इम्पल्सेस होती है वो हमारे इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है, मीन्स उनको देखता है। जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी हो गया, तो ये सारा ऑटोनोमस के अंतर्गत आता है। तो उसमें से जो एक है आपका रेस्पिरेशन, आवेगों पर नियंत्रण लाता है, क्योंकि प्राणायाम की बात है तो हमारे श्वास प्रश्वास पर उसका ज्यादा इफेक्ट जाता है। तो ये हमारे श्वसन पर, ठीक है, जो इनवॉलेंट्री फंक्शन है उसका, जो कि श्वास आपकी चलती ही रहती है पूरे दिन, तो आप उसको अपने तरीके से करते हैं। आप जितना चाहे उसको श्वास को भरते हैं, होल्ड करते हैं, उसको छोड़ते हैं, तो आप उस पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे है, ध्यान रखना ये वर्ड, हिंदी वाले स्वायत्त नाड़ी आवेग और इंग्लिश में ऑटोनोमस नर्व इम्पल्सेस का प्राणायाम का इफेक्ट इन पर जाता है, जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं। श्वास को लंबी और सुखद समय अवधि तक रोकना, अभी मैंने बताया कि हम क्या करते हैं इसमें, श्वास को अपने अकॉर्डिंग कितना भी लंबा या छोटा, और जब तक हम होल्ड कर सकते हैं, सुखद अवधि हो कि जब तक होल्ड किया जा सकता है, प्राणायाम की आवश्यक प्रविधि। ठीक है, तो वो उसकी एक जरूरी विधि है कि जब तक आप सुख का अनुभव करें और लंबा श्वास को। शुरू में श्वास को रोकने की क्रिया को पूरी तरह टाला जाता है, मतलब जो बिगनर्स हैं उनको बोला जाता है शुरू में अगर आप उनको नाड़ी शोधन कराएंगे, क्योंकि देखिए आप हड्डियों प्रदीपिका आपने पढ़ा होगा तो याद कीजिए कि उसमें स्पेशली बोला गया है, स्वात्माराम जी ने बोला है कि आप बताएंगे कि अगर श्वास को जबरदस्ती कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है। आपने तो पढ़ा है ना अभी अभी, तो क्या पढ़ा आपने उसमें, थोड़े दिन पहले पढ़ा होगा, या जिन्होंने रिसेंट भी पढ़ा है, अगर श्वास को आप फोर्सफुली रोकते हैं तो क्या होता है। उसका प्राणायाम का अगर गलत तरीके से अभ्यास करते हैं तो ऐसे हिक्का श्वास का सिरस्थ ऐसे रोग हो जी, जाते हैं। और अगर मतलब रोगों को देने वाला है, अगर श्वास को जबरदस्ती आप करोगे तो रोगों को देने वाला है, और अगर आप उसको तरीके से करेंगे तो वो क्या है, आपको स्वास्थ्य देने वाला है। ठीक है, इस रोगों को दूर करता है। बिल्कुल सही बोला आपने, मनोज जी बोल रहे ना। यस मैम। हाँ, आवाज से ध्यान आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो बिगनर्स हैं, ये आप भी जानते हैं कि किसी को स्टार्टिंग में आप नाड़ी शोधन नहीं कराना है, होल्डिंग नहीं करानी है, आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में बंद नहीं लगवाने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल से हम स्टार्ट कराते हैं, तो उसी को बोला है। शुरू में क्या होता है, 1:2 अनुपात में नियंत्रित प्रश्वसन, प्रश्वसन होता है इनहेल और निश्वसन होता है एक्सेल, ये वर्ड याद रख लेना। ठीक है, थोड़ा, प्रश्वसन इनहेल और निश्वसन होता है एक्सेल, करने पर बल दिया जाता है। शुरू में क्या रेशियो रहती है बताएंगे, ये याद रखना, ये रेशियो इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 1:2। हाँ, 1:2, 1:2, ठीक है, ये याद रखना। प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं, काफी टाइप्स हैं, कोई मेंशन नहीं किया कि कितने प्राणायाम हैं, कौन कौन से प्राणायाम है, ऐसा कुछ नहीं बताया है। जिसमें श्वसन, अगर क्वेश्चन आता है कि योगाभ्यास अध्यापन विधियों के अकॉर्डिंग प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, 10 12, तो कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, कोई टाइप्स नहीं दिए हुए यहाँ पे। जिसमें श्वसन प्रविधियों के विभिन्न प्रकार के हस्तोपचार, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन प्रयुक्त कर एक या दो नथुने से या कभी मुख से भी सांस ली जाती है। मतलब ये कि प्राणायाम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, जब ध्यान करते हैं तो विन्यास वहां पे बताया गया था कि जो ग्रुप होता है उसमें से कोई एक मुद्रा या कोई एक स्थिति लेकर हम अभ्यास करते हैं, वैसे ही हस्तोपचार, ठीक है, कॉम्बिनेशन, मतलब हम अलग अलग तरीके की हाथों की मुद्राएं बनाकर, या अगर हम बात करें कभी हम एक या एक नथने से, मतलब हम चंद्रभेदी कर रहे हैं, हम एक से श्वास ले रहे हैं दूसरे से छोड़ रहे हैं,
हम भस्त्रिका कर रहे हैं तो दोनों से इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं तो दोनों से एक्सहेल हो रहा है, सूर्य वेदी कर रहे हैं तो एक से इनहेल हो रहा है, सिर्फ एक से एक्सहेल हो रहा है। अगर हम शीतली शीतकारी की बात करते हैं तो मुख से हम श्वास लेते हैं। तो मतलब ये कि हम अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं, कभी एक से नॉस्ट्रल से, कभी दोनों नॉस्ट्रल से, कभी मुख से सांस ली जाती है। तो बहुत सारे इसके प्रकार हो सकते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? बताते जाइए। जी मैम। जी ओके। मैम। ये है कि प्राणायाम की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, ये याद रखना। ये तो आपने वैसे भी पढ़ रखा है, इसके अकॉर्डिंग भी सेम ही है। 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें कि नियंत्रित जो श्वसन होता है वो पूरक कहलाता है। पूरक का मतलब इनहेल, ठीक है, पूरक मतलब इनहेल। नियंत्रित धारण, धारण करना मतलब होता है उसको रोकना, रोकना मतलब कुंभक यानी होल्डिंग करना। और निश्वसन, अभी मैंने ये वर्ड ना याद रख लेना, ठीक है, निश्वसन, प्रश्वसन, ये आगे भी अभी आता रहेगा। रेचक होता है एक्सेल। तो ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं प्राणायाम की, पूरक, कुंभक और रेचक। क्लियर है यहाँ तक? यस नहीं है मैम। क्लियर? अच्छा ठीक है। ये वाला आप देखेंगे, मैंने डबल स्टार बनाए हुए हैं इस पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, अच्छा है तो ये प्राणायाम का मुख्य हेतु, जो उसका मुख्य कारण है, एएनएस पर नियंत्रित कर मानसिक कार्य प्रभावित करता है। ठीक है, एएनएस जैसे मैंने बताया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री फंक्शन जिसके होते हैं, तो उस पर नियंत्रण करता है। क्योंकि वॉलेंट्री तो जो चल रहा है, जो वॉलेंट्री है वो तो आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो योग है वो इनवॉलेंट्री भी चीजों पे आपका नियंत्रण आप करते हो, जैसे आप श्वास पे करते हो, ठीक है, तो उस पे क्या करता है वो, उस पर नियंत्रण करके मानसिक कार्य प्रभावित करता है। ठीक है, आपके मन को प्रभावित करता है, आपके ब्रेन को प्रभावित करता है, ब्रेन वेव्स को प्रभावित करता है। जब बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, उनको प्रभावित करता है। और प्राणायाम ध्यान में उपयोगी, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आया कि प्राणायाम योगा जो अभ्यास अध्यापन विद्या, उनके अकॉर्डिंग किसको प्रभावित करता है, एएनएस को, पीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, या ऑटो नर्वस सिस्टम को? क्या आंसर करेंगे आप? एएनएस, एएनएस, ANS। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, ANS। ये ध्यान रखना है। कुछ भी दे सकते हैं ना, नर्वस सिस्टम में से कोई सा भी पार्ट उठा के दे देंगे आपको, आपको याद ये लाइन रखनी है कि एएनएस को प्रभावित करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्राणायाम ध्यान में उपयोगी होता है। ये इसको अलग से लिखा हुआ था, तो इसको पढ़ लेंगे। जो प्राणायाम है कि वहाँ पे क्वेश्चन आया कि ध्यान में उपयोगी क्या होता है, धारणा होती है, प्राणायाम होता है, आसन होता है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि प्राणायाम। चलिए बस यहीं तक करेंगे, इतना ही, आगे हम कल करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? जी मैम। आपको ही समझ में आया बस समझिए, बाकी किसी को नहीं आया, देख लीजिए। जी मैम। यस मैम। थोड़ा थोड़ा आया मैम। यस मैम। थोड़ा थोड़ा आया, ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी आ गया, बहुत अच्छा है। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना और नहीं समझ में आए तो वापस से पूछ लेना, ठीक है जी। अभी सभी तैयार हो जाएंगे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। जितना भी आता है ठीक है बताएंगे, नहीं आता है तब भी बता देंगे, मैं रिवीजन करा दूंगी, लेकिन बता दे, एक्सेप्ट कर लेना है कि आता है कि नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि जो योग है उसके 2 पॉइंट्स ये थे कि क्या माना जाता है उनको, योग को क्या माना गया है। हाँ सोनिया जी का बिल्कुल ठीक समाधि। है। नहीं 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 नहीं, माइक किसी को अनम्यूट नहीं करना, सभी टाइप करें, जिसको मैं बोलूंगी उन्हीं को माइक खोलना है। जी सोनिया जी ने सबसे पहले बिल्कुल सही आंसर दिया है। सोनिया जी आप ही बताएंगी। जी मैम, योग एक ज्ञान का अनुशासन है और हाँ। मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से एक, मतलब बहुत पहले से जो चलते आ रहा है, हम्म, तो उनमें से एक संपत्ति माना गया है योग को। बिल्कुल, बहुत बढ़िया,
ठीक है, अच्छा ये बताएं मुझे, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि योग एक व्यायाम पद्धति मात्र है, ऐसा ये धारणाएं हैं, हाँ या ना? कि योग एक व्यायाम मात्र है, यस और नो? ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, यस और नो में आंसर करेंगे, ठीक है? और सभी करेंगे, सभी को करना है तो बहुत इजी है ना, यस और नो लिखना, तो कंजूसी नहीं करनी है। नेक्स्ट है कि जो योग है वो सिर्फ लौकिक विचारों से संबंधित है, यस और नो? योग लौकिक विचारों से संबंधित है। ध्यान से सुनना है, कंफ्यूज हो गए आप? मैम ऐसी समझिए। धारणा है इसीलिए हमने ये कहा। आपने क्या? ये धारणा है या नहीं ऐसे पूछा ना? मैंने पूछा लौकिक विचार, वहां पे बताया था मैंने अलौकिक विचार, ठीक है? यस, इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट है, यस और नो में बताना है, योग से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, यस और नो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। साहित्य में जो योग शब्द है उसका अर्थ क्या माना जाता है? योग शब्द का बिल्कुल अर्थ पूछा है मैंने, ठीक है? क्या उसको माना गया है? ठीक है, समाधि, समाधि, ठीक है, बहुत बढ़िया। और योग को क्या दो मेन रूपों में देखा जाता है? समाधि बिल्कुल सही है सभी का जी, सबसे मेन है ये कि योग जो है, सभी लिखते जाएं अभी, कि दो रूपों में उसको देखा जाता है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अदिति जी ने लिखा नहीं, अच्छा अभी लेट आंसर आया शायद उनका, ठीक है। हाँ, नोरा जी बताएंगी किन दो रूपों में माना जाता है योग को, देखा जाता है या? साध्य और साधन। साध्य और साधन, बहुत बढ़िया, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, जो साध्य है, सभी टाइप करेंगे। साध्य का अर्थ क्या बताया था मैंने? साध्य का अर्थ है बढ़िया, ठीक है, लिखते जाएं। दीपाली जी इसका आंसर करेंगी जी, एम या लक्ष्य? दीपाली जी, दीपाली शुक्ला जी, जी नीरज जी, बहुत बढ़िया, ठीक है, नीरज जी बता देंगे। साध्य और जी साधन दोनों लक्ष्य। बता देना आप। जी हमारे जो इसको साध्य को लक्ष्य बोला है और साधन को साधन का भी याद नहीं आ रहा मुझे, एक्चुअली हाँ मैंने कोई क्लास बात में नहीं, बाहर। देखो, हाँ हम्म तो मैं। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। जो योग है वो हाँ साध्य सॉरी। इसलिए हाँ बताइए बताइए। उसका मतलब जो तरीका होता है करने का उसको साधन हाँ, बोला। वो साधन, वो भी योगी है, और जिसको पाना है, जो हमारा लक्ष्य है, वो भी योगी है, तो इसलिए इसको जी दोनों रूपों में देखा जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है नीरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब योग विद्या को व्यवस्थित किया जाता है, अनुशासन, उनको अनुशासन में कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? व्यवस्थित करना और अनुशासन का रूप दिया जाता है, तब ये पद्धति क्या कहलाती है? योग नहीं, तरीका नहीं, आसन नहीं, और कुछ? सोचिए सोचिए। हाँ, बहुत बढ़िया, योग संप्रदाय कहलाती है। लिखिए सभी कि जब बहुत सारे जो अभ्यास है उनको व्यवस्थित कर दिया जाए और उनको अनुशासन का रूप दिया जाता है। जी, आयुषी जी आप बताएंगी क्या कहा जाता है उनको? नाम बोल दीजिए बस। योग संप्रदाय। ठीक है, योग संप्रदाय, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर्स में लिखना है, ठीक है, नंबर बताना है बस। जो योगिक अभ्यास है उनको कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? जी, योगिक अभ्यास को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? जी, दीपक जी बताएंगे। नंबर बता दीजिए बस, ठीक है, अभी नाम नहीं पूछ रही, नंबर बताइए। कितना? हाँ 6, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। हैंड रेज करेंगे, किसी को याद है कि नाम क्या है उनका? हैंड रेज करना है। आयुषी जी को याद है, और जी जी, वाह, बहुत लोगों को याद है। एकता जी बताएंगी। एकता जी आप बताइए कौन कौन सी है वो जो योगिक अभ्यास है?
लिख भी दिया है आसन सोनिया जी ने। प्राणायाम हम्म आसन ये- प्राणायाम बंद क्रिया ध्यान और मैम लास्ट वाला याद नहीं आ रहा। लास्ट वाला आप देखिए, अभिवृत्ति लिखा हुआ है, कॉपी करके बता दीजिए, जो यहाँ पे लिखा है ना उसी को पढ़कर। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभिवृत्ति अभ्यास, बोलिए, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया सोनिया जी, मनोज जी, नीरज जी, शिखा जी, बाकी सब आलसी हो गए। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम लिखना है बस, ठीक है। जो न्यूरोमस्कुलर जो टोन होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। बंद से, क्रिया, प्राणायाम की आसन। आसन, बहुत बढ़िया, बहुत स्पीड से सभी के आंसर आए हैं इसमें जी, बहुत बढ़िया। जो आसन है, आसन के सिद्धांत कितने नंबर्स में लिखिए, आसन के सिद्धांत कितने हैं। 2। सोफिया जी बताएंगी नाम। मैम 2 है, स्थिरता और सुख। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया आपने, ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो आसनों को वर्गीकृत किया गया है वो कितनी कैटेगरी में किया गया है, नंबर लिखिए। यस करेक्ट जी, बहुत बढ़िया, 3 कैटेगरी में। प्राणायाम कौन से सिस्टम पर, ठीक है, ब्रेन का कौन सा सिस्टम इफेक्ट होता है प्राणायाम से। जी लिखते जाएं, अदिति जी बताएंगी। नोरा जी आंसर 2 क्या लिख रहे हो सब एएनएस शॉर्ट में। सिस्टम पे। मैम वो गलती से टाइप हो गया। हाँ कोई, मैं समझ गई, कोई बात नहीं हाँ, एएनएस का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया, सच में बहुत बढ़िया कर रहे हो। अभी शांति पाठ कौन कराने वाले हैं आज, अदिति जी कराएंगी। आप फ्री हो अदिति जी कराने के लिए, यस मैम। करा दीजिए। ओम शांति शांति शांति। इतना शॉर्टकट, चलिए ठीक है शॉर्ट में निपटा दिया, कोई बात नहीं धन्यवाद सभी का, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, कल ठीक है 8 बजे। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, थैंक यू मैम। वेलकम जी, थैंक यू जी, थैंक यू, आप सभी का भी थैंक यू। ठीक है जी, कल मिलते हैं।